2002 के बाद मोदी ने एक ऐसा क्याओस पैदा किया भारत के अंदर के रोटी कपड़ा और मकान पस मंज़र में चला गया, तरक्की पस मंज़र में चली गई, सारा कुछ पस मंज़र में चलता चला गया। मीडिया को चंद लोग एक्वायर करते चले गए। जो आज़ाद मीडिया था वो ग़ुलाम मीडिया में तब्दील होता गया। इन्वेस्टमेंट नरेंद्र मोदी के कहने पर मुकेश अंबानी चैनल्स में करते रहे। चैनल्स के नाम क्या लेने, 18-20 चैनल्स में उनकी बड़ी और छोटी इन्वेस्टमेंट हैं, कुछ में तो वो डायरेक्ट हैं। इसी तरीके से अडानी के पास एक बड़ा चैनल नहीं था NDTV, वो भी उन्होंने, जो उसके प्रीवियस मालिक थे प्रणव राय, उन पर मुख्तलिफ तरह के मुकदमे बनाकर वो भी उन्होंने जीत लिया, मतलब हासिल कर लिया। उसके बाद मोदी ने अपनी, जिसको कहते हैं ना, सत्ता की आग और खून की होली खेलना शुरू की। उसी लाइन पे चले जो 2002 में उन्होंने इख्तियार कर ली थी, जिसके बाद वो पहले रियासती असम्बली के इंतखाबात जीते और उसके बाद फिर वो 2014 में वज़ीर आज़म बन गए। इसी मोदी के बारे में नानावती कमीशन ने कहा था कि ये आग एक हुक्मरान की सत्ता की साजिश थी, और नानावती कमीशन ने यह भी कहा था कि अगर नरेंद्र मोदी जाग रहे होते तो वो आग ना लगती, ना ट्रेन में आग लगती, ना मुसलमानों के आबादियों में आग लगती। कि इसके जवाब में गुलबर्ग कॉलोनी, जो बहुत ही खूबसूरत कॉलोनी थी, गुल और बर्ग उसका नाम इसलिए रखा गया था, इस गुलबर्ग को उन्होंने ट्रेन की तरह पेट्रोल छिड़क कर अपना लोगों को ज़िंदा जला दिया था, जिसमें एक कांग्रेस के साबिक MP भी ज़िंदा जल मरे थे। तो नानावती जो उस वक्त कमीशन को हेड कर रहे थे, उन्होंने भी यही कहा कि आखिर क्या वजह थी, हुकूमत कहाँ थी जो जब ये लोग मरे, और 3 अशरों तक हुकूमत को नहीं पता कि ये लोग कैसे मरे। अशरे पे अशरे गुजर गए, लोग आज भी मुकदमा लड़ रहे हैं, और आज भी मोदी को नहीं पता चला कि ट्रेन में लोग क्यों मरे, ट्रेन में आग कैसे लगी, और जो 2002 के मुस्लिम कुछ फसादात में गुजरात में मारे गए, शहीद हो गए, उनको किसने मारा, और बकौल अदालतों के और मोदी गवर्नमेंट के उनको किसी ने नहीं मारा, वो खुद ही जल मरे। और उनके जो गुनाहगार लोग हैं वो मुकदमे लड़ रहे हैं, कुछ लोग रिहा हो जाते हैं और कुछ लोग सज़ा के बाद पाने के बावजूद भी रिहा हो जाते हैं। ये सारी राजनीति है, ये सारी लापरवाही है। इसी राजनीति बल्कि बदनीयती की बेस पर आज नरेंद्र मोदी का सत्ता कायम है। अगर उस वक्त बकौल हाई कोर्ट के कोई मंत्री होता, कोई पुलिस को एक्टिव करता, कोई मौके पे जाता, तो ये सानिया ना होता। लेकिन मोदी तो खुद उस वक्त ड्यूटी पर थे। ड्यूटी से मतलब इसी ड्यूटी पर थे कि उन्होंने आग लगानी है, इसी ड्यूटी पर थे कि उन्होंने मुसलमानों के खून से होली खेलनी है, और इसी ड्यूटी पर थे कि उन्होंने इलेक्शन को और भारतीय जो हिंदू हैं उनको किस नहज पे परवान चढ़ाना है, उनको क्या उनकी ट्रेनिंग देनी है, उनको गौरक्षक बनाना है। नौकरियां तो नहीं हैं, तो गौरक्षक में नौकरियां बहुत हैं। तो उन्होंने अपना ये इमेज बना लिया कि मोदी एक्शन लेते हैं, यानी एक्शन हो गया मुसलमानों का कत्लेआम, उनका बाइकॉट, उनकी पहचान करके जो उन्होंने कहा कि जो मुजरिम हैं, जो समाज दुश्मन हैं, वो लिबास से पहचाने जाते हैं। लिबास से तो हिंदू भी पहचाने जाते हैं। मुसलमानों ने इसको अपने ऊपर ले लिया, लेकिन चूंकि उन्होंने हिंदुओं को कहा था, तो लिबास से तो हिंदू भी पहचाने जाते हैं, टोपी से भी पहचाने जाते हैं, लेकिन उन्होंने बहरहाल जिक्र मुसलमानों का किया था, और मुसलमानों को पहचान कर जो है बाइकॉट शुरू हो गया। तो नरेंद्र मोदी ने उस वक्त जिन सच्चाइयों को दबाया, वो आज भी उन सच्चाइयों को दबा रहे हैं। पहलगाम में जो 26 लोग मारे गए, आज तक उनकी सच्चाई अभी तक सामने नहीं आई। इस वाक़या को 22 अप्रैल के बाद से गिन लीजिए कितने दिन हो गए, लेकिन मोदी जो है वो असल लोगों को नहीं पकड़ सके। अजीत डोभाल, जो जिनको स्पाई चीफ कहा जाता है, जो बड़े मास्टर हैं, वही असल में मास्टरमाइंड हैं तमाम सच्चाइयों को छुपाने के और मुसलमानों के चेहरे पर स्याही मलने के और अपने चेहरे को बिल्कुल साफ़ सुथरा रखने के, ताकि नरेंद्र मोदी जो हैं वो हिंदू राष्ट्र का चेहरा बने। क्योंकि हिंदू राष्ट्र के चेहरे के पीछे ही हर चीज़ छुप जाती है, हर चीज़ जो है वो हवा में उड़ जाती है। अभी 26 हैं, वो उनको मारने वाले 2 थे, 4 थे, 6 थे, कितने थे नहीं पता, लेकिन पाकिस्तान से गए थे, ये सबको पता है। ये मतलब हिंदू मीडिया बता रहा है। हिंदू मीडिया को भी नहीं पता कि वो कौन लोग थे, उनके क्या नाम थे, उनकी क्या शक्लें थीं। बस एक फेक से खाके जाली कर दिए, जिनके बारे में कहा गया कि ये तो खाके, उनमें से एक आदमी तो बाद में ज़िंदा निकल आया, जिसको इंडियन मीडिया ने मुर्दा डिक्लेयर किया था। तो मोदी ने वहाँ पे एक माहौल ऐसा पैदा कर दिया कि भारत के अंदर जो भी मर रहा है वो भीड़ मार रही है, और या वो खुद ही मार रहे हैं।
अब यही कुछ था कि जब जिससे वहाँ का अदालती निज़ाम बदल गया, वहाँ की सुप्रीम कोर्ट बदल गई, वहाँ की सब कुछ जो है वो बदल गया, और जिन्होंने दंगे किए, कत्लेआम किए, वो जेलों से बाहर आ गए, क्योंकि दंगों का जो चीफ दंगे वाले वो हुक्मरान में थे। तो इसी उसको लेके जो है वो भारत में अब ये एक सीन पैदा किया कि शायद जो हम हमलावर हैं वो पाकिस्तान से गए, और उन्होंने ये कहना शुरू कर दिया कि उनके कुछ जो हैं वो इधर मुरीदके में हैं, कुछ बावलपुर में, कुछ कोटली में हैं, कुछ कश्मीर के 3 दूसरे मकामात पर हैं, पीर चनासी में हैं, और मेरे घर के नज़दीक जो टाउन में भी हैं। मैं तो खुद मतलब सोच रहा हूँ कि पता नहीं कब बम शम फटे। तो सोचते तो है ना कि बंदा कि मोदी कुछ भी कर सकता है भाई, वो तो उसको शेम की तो कोई परवाह नहीं है ना। जो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि शेमफुल हरकत है ये, तो उनको शेम की कोई परवाह नहीं है। असल में परवाह होती तो मोदी साहब जो हैं वो ये हरकतें ना करते। तो बहरहाल ना, ये भी एक बीच में आया था कि प्रोफेसर अल्लामा साजिद मीर की तदफीन थी, उनके जनाजा था, तो वहाँ पे भी ये अफवाह फैल गई कि शायद इंडियन इस जनाजे पर भी एयर अटैक कर सकता है। तो लोग वहाँ पे भी आर्मी आई और हिफाजत इंतजाम किए गए, लोगों ने अपने भी बंदोबस्त किए, लेकिन बहरहाल हमारी जो फ़िज़ाइया है वो भी रेड अलर्ट है, हमारी भी फ़ौज रेड अलर्ट है, और इसीलिए जो 6 प्लेन उनके हैं वो हवा में तो नहीं गिरे। ठीक है, उन्होंने भी कुछ मकामात पर हमले किए। हमारे पास अमेरिका की तर्ज का, इसराइल की तर्ज का जो सेफ्टी निज़ाम है मिज़ाइलों को रोकने का, वो तो मौजूद नहीं है। उसके पे तो बड़ी इन्वेस्टमेंट होती है, $1 अरब डॉलर का ये निज़ाम आता है। अगर इतने पैसे हम खर्च कर सकते होते, हम तो थोड़े से पैसे पे जो इंडिया के बजट का 10वां हिस्सा है वो खर्च करके भी परेशान रहते हैं कि हम कैसे खर्च करें, हम ये पैसा कहाँ से निकालें। तो ये चीज़ें हमारे लिए बड़ा मुश्किल है डिफेंस एक्सपेंडिचर को रखना। इस माहौल में हमने जो डिफेंस एक्सपेंडिचर रखा और अपनी ट्रेनिंग, उसको हमने अपने जो ये वीकनेस थी पैसे की, इसको अपने ट्रेनिंग से दूर किया। हमारी फ़ौज की ट्रेनिंग जो है वो इंडियन जो फ़ौज है उसकी ट्रेनिंग से बहुत अच्छी है। जैसा कि मैंने पहले भी कहा था कि जब इंडिया ने डाला कि किसी ने ट्विटर पर डाला कि हमारे आ गए हैं ये जो बड़े बड़े बिग बर्ड्स हैं, परिंदे आ गए, तो परिंदे जो हैं वो उसके बारे में किसी ने आगे ट्विटर पे लिखा कि ये जो परिंदे हैं पाकिस्तानी इन परिंदों को बड़े अच्छे से शिकार कर लेगा। तो पिछली तारीख में यानी 6 और 7 की दरमियानी शब को कोई तकरीबन 1 बजे के बाद इंडिया ने जो ये 6 मकामात थे उन पर 24 अटैक्स किए, जिसमें बेचारे बेगुनाह लोग जो हैं 24 के करीब, जिसमें 3 बच्चे भी हैं। एक आज़ाद कश्मीर में एक फ़ौजी का बेटा शहीद हुआ, छोटी सी उम्र उसकी 7 साल, उसकी माँ ज़ख्मी हुई। इसी तरह मुरीदके में एक बच्चा ज़ख्मी हुआ। तो मर्द व ख़वातीन जो हैं वो ज़ख्मी हुए। सिविलियंस को मारना जो है वो फ़ौजी इंस्टॉलेशन पर हमला करने से भी ज़्यादा कर्मनाक जुर्म है, दर्दनाक जुर्म है, जिसको यूनाइटेड नेशन ने कहा कि वॉर में भी बच्चों को, सिविलियन इंस्टीट्यूशंस को महफूज रखना है। लेकिन इंडिया ने और इसराइल ने कुछ इस तरह का तमाशा पैदा किया हुआ है कि मदारस में ट्रेनिंग हो रही है। तो देख लें भाई कौन सी मदारस में ट्रेनिंग हो रही है, तस्वीर सारी दुनिया के सामने है। कोई ट्रेनिंग नहीं हो रही है। जहाँ पे क्या, मैं खुद पीर चनासी जो कहे मैं वहाँ गया हुआ, वहाँ तो मतलब एक पहाड़ है, एक छोटा सा खोखा और कुछ भी नहीं है, और पहाड़ की भी वो चोटी है जिसके ऊपर से कुछ नज़र ही नहीं आता, मतलब कुछ से मतलब और कुछ नहीं है, अगर हो तो सारा कोई नज़र आए। तो जो मकाम वो कोई इस तरह के बेवकूफ़ से लोग हैं जो इस वक्त हुक्मरान हैं इंडिया में, उनको जो कोई उनका जी डुवार टाइप जो स्पाई चीफ बना हुआ है वो कह देता है जी कश्मीर में फ़लाँ जगह पे जो है वो ट्रेनिंग कैंप बना हुआ है, वो कहते हैं जी ट्रेनिंग कैंप बना हुआ है। तो ट्रेनिंग कैंप कहाँ है? मैं पूरा कश्मीर फैला हुआ हूँ, कोटली तक भी गया हुआ हूँ, कुछ भी नहीं है वहाँ पे, और नज़र भी आ रहा होता है। तो क्यों नहीं, मतलब कोई उसमें अगर कोई टेररिस्ट होता तो बताते कि भाई ये टेररिस्ट है। टेररिस्ट तो उनके अपने घर में फिर रहे हैं। वो कहते हैं कि जी एक टेररिस्ट दुबई में छुपा हुआ है, कभी कहते हैं वो कराची आ गए में, उनके अपने सारे रिश्तेदार, बिजनेसमैन, प्रॉपर्टीज़ इंडिया में। शकील उनका जो कहते हैं कि जी है फ्रंटमैन, वो इंडिया में था, और लोग, इब्राहिम उनका इंडिया में था। तो जो दूसरे इब्राहिम को वो कहते हैं कि वो वहाँ पे एक्टिविटीज़ करा रहे हैं, उनके सारे बॉम्बे इंडस्ट्री उनके पैसों पे चलती रही है। तो सारा पैसा, इन्वेस्टमेंट, सब चीज़, इंफ्रास्ट्रक्चर उनका इंडिया में, बम्बई में और जगह पे है। तो कहते हैं कि पाकिस्तानी हैं उसमें। तो मतलब ये है कि मीडिया उनका एक ऐसा गंद घोल रहा होता है कि जो जिसको वो समझते हैं कि इसको दुनिया बाय कर रही है, लेकिन दुनिया बाय नहीं कर रही। यहाँ प्रोग्राम में आने से पहले मैंने सारा इंटरनेशनल नेशनल मीडिया पढ़ा है।
सारा मीडिया मैंने देखा है कि मुझे कहीं पता लगे कि कौन सा ऐसा मुल्क है जिसने इंडिया की हिमायत की, जिसने कहा कि ये जो मामलात हैं ये चलने चाहिए, और चलने चाहिए से मतलब हम इसमें कोई इंडिया के साथ हैं। सब ने यही कहा है कि जी जो रेस्ट्रेंट शो करें, पाकिस्तान भी करे, इंडिया भी करे, और अमेरिका ने तो ये वाज़े तौर पे कह दिया कि अब चूँकि मामला अमेरिका के इंडिया के नज़दीक उन्होंने मार दिए हैं सारे जो भी टेररिस्ट थे, तो अब ये मामला ख़त्म हो जाना चाहिए। यानी वंस फॉर ऑल अब इस मामले को ख़त्म हो जाना चाहिए। जो डोनाल्ड ट्रंप की बात मैं समझ जाऊँ वो ये कि अब इंडिया भूल जाए कि वो पाकिस्तान पर टेररिज्म का इल्ज़ाम लगाएगा, क्योंकि बकौल उनके 24 मकामात पर जो उन्होंने अपनी तरफ से कुछ मिसाइल या और इस तरह की चीज़ें मारी वो बेकार गईं। राफेल को वो संभाल नहीं सके। राफेल के कहते हैं कि जी उनका जो शेयर है स्टॉक मार्केट में वो भी क्रैश कर गया और 6% की कमी के साथ खुला। इंडिया की मुंबई की स्टॉक मार्केट क्रैश कर गई और उनकी जो निफ्टी मार्केट है उसमें भी कोई 5-6% का जवाल आया। पाकिस्तान की मार्केट में भी तकरीबन कोई 1700-1800 का स्टार्ट में जवाल आया, मतलब पैसा कम हुआ, लेकिन बाद में मार्केट पर ऊपर चढ़ गई। यानी लोगों को पता चल गया कि पाकिस्तान जो वो हिसाब बराबर करके छोड़ेगा। जैसा कि हमने फरवरी में जब पहले वो एक दफ़ा घुसने की कोशिश की थी तो हमने उनके अभिनंदन को संभाल लिया था, उनसे नहीं संभाला जा रहा था, उससे प्लेन भी नहीं संभाला जा रहा था। तो अब जो इंडिया नहीं मानता कि जी हम पाकिस्तान ने उनका कोई लॉस किया, पाकिस्तान ने उनका कोई कमांडर हाउस जो है वो 15 कोर का उसको बर्बाद किया, पूरे एक ब्रिगेड को जो कंट्रोल कर रहा था। लेकिन इस पर इंटरनेशनल जो बाहर लोग हैं उन्होंने अपने ट्विटर में ये एक्सेप्ट किया है कि इंडिया ने, हिंदू जो एक अखबार है उसके ट्विटर अकाउंट से भी ये चीज़ अपलोड हुई है कि 3 तैयारे जो हैं उन्होंने मान लिया कि इंडिया के अंदर गिर गए। तो भाई इंडिया के अंदर गिरने थे जो वो वहाँ से बमबारी करते फिर रहे थे, तो हमने जो उन पे अपने मिसाइल मारे हैं तो वहीं गिरना था उन्होंने। कुछ हमारे शहर में भी गिरे, हमारे इलाकों में भी गिरे हैं, उनके लोग भी पकड़े गए हैं। हमारे जो डिफेंस मिनिस्टर हैं उन्होंने इंटरनेशनल मीडिया को भी इंटरव्यू में ये कहा है कि हमने उनके कुछ लोग पकड़े भी हैं, फ़ौजी भी पकड़े हैं और लोग भी पकड़े हैं। उनके जो अपना ड्रोन टाइप जो कॉप्टर्स हैं वो भी हमने उनके गिराए हैं। तो अच्छा खासा कहते ये हैं कि इंडिया का कोई तकरीबन अब तक $600 मिलियन का नुकसान हो गया है। हमें तो $600 मिलियन मिल जाएँ तो हम तो अच्छा खासा उसमें तरक्याती मंसूबे बना सकते हैं। इंडिया ने जंग में झोंके में तो झोंकता रहे जंग में, जो भी है, हमें क्या, अपने लोगों को उनको रोटी और कपड़े मकान की तो कोई फ़िक्र है नहीं, हमें तो है। तो हम दोनों में तवाज़ुन कायम करें अपने डिफेंस में और उसमें। बाहर कैफ इंडिया इतने भारी अखराजात के बावजूद जो है वो अपनी आर्मी को और अपनी एयरफोर्स को नहीं संभाल सका, और वो अब तक जो आ रहा है वो उसने कई मकामात पर जो है वो सफ़ेद झंडे लहरा दिए हैं।